हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप जानते हैं, इस क्लास के अंदर हम 100 प्लस पज़ल करेंगे। 100 प्लस पज़ल्स जो बैंक पीओ और क्लर्क एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो वाली पज़ल हम इस सेशन के अंदर करेंगे। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है, बैंकिंग एग्ज़ाम आज की डेट में क्लियर करने का मतलब है आपकी पज़ल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली पज़ल ही पूछी जाती है बैंक एग्ज़ाम के अंदर। यदि आपने पज़ल नहीं बनाई है तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो पाएगा। अगर मान लो किसी तरीके से प्री में हो गया तो मेंस में तो 100% पूरी पज़ल ही पूछी जाती हैं। बाकी आज का हमारा टॉपिक है रो पज़ल। आज हम रो पज़ल का एक रो पज़ल करेंगे जो बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये क्लास नंबर हमारी 15 है। इससे पहले 14 क्लास हो चुकी हैं। 14 क्लास के अंदर मैंने आपकी फ्लोर बेस काफ़ी पज़लें करवाई हैं और पिछले 3 सेशनों में मैंने आपका सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स कराए थे रो के। फिर मैंने उसी दिन एक पज़ल, कल उससे पहले फिर एक पज़ल और कराई थी, और कल की क्लास में हमने काफ़ी अच्छी एक पज़ल पढ़ी थी। आज इस सीरीज़ को बढ़ाते हुए हम एक पज़ल और करते हैं और उससे ज़्यादा लेवल की ये पज़ल होगी। देखते हैं आज की क्या है पज़ल में। सबसे पहले ये पज़ल है। इस पज़ल को हम रीड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से पज़ल को रीड करना होता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से रीड करना होता है ताकि आपको क्लियरली पता चले कि पज़ल में क्या लिखा है। और आपको पज़ल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। पज़ल बनाने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दूसरी आपकी रीडिंग होनी चाहिए। मतलब रीडिंग आप कर रहे हो जो, वो आप अंडरस्टैंड कर सको। यदि रीडिंग अच्छी है, चाहे आप उसको हिंदी में पढ़ो चाहे आप उसको इंग्लिश में, जो आप पढ़ते हो वही आप इम्प्लीमेंट कर सको, वही आपकी अंडरस्टैंडिंग कहलाती है। बाकी हम देखते हैं इस पज़ल को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्या लिखा है पज़ल में? 9 पर्सन्स, उनके नाम दिए हैं ABCDEFGHI आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। यहाँ से यहाँ तक हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो पज़ल के बारे में बताती किस किस टॉपिक पे पज़ल है। हमें जनरल इन्फॉर्मेशन से पता चला 9 मेंबर हैं, एक स्ट्रेट लाइन में बैठते हैं और आपके सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, और पज़ल हमारी यहाँ से यहाँ स्टार्ट होती है। सबसे पहले लिखा है बी सिट इन द कॉर्नर। ठीक है, नो वन सिट्स राइट टू बी, डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी एंड immediate right of A. Number of persons right to D is equal to number of persons left to E. H is next to D. Who is fourth right of I. C is second left of F. तो इस तरीके से हमने पज़ल पढ़ी। बाकी हम पज़ल पे चलते हैं। ये देखिए, जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि 9 मेंबर हैं, तो ये 9 मेंबर मैंने ड्रॉ कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको मेंबर इसी तरीके से ड्रॉ करने हैं, ना कि आप ऐसे एरो बनाइए, आपका टाइम ज़्यादा लेगी, फिर बर्बाद होता है ऐसे करने से। आप सीधा 1 2 जितने मेंबर बोले उतने ड्रॉ कर लें। जैसे यहाँ पे 9 थे तो मैंने 9 कर दिए। बाकी ये पज़ल यहाँ से यहाँ तक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पॉइंट ये हाईलाइट करा, बी सिट्स एट कॉर्नर। ठीक है, ये पॉइंट क्यों हाईलाइट करा अभी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ही क्यों स्टार्ट करी मैंने पज़ल। बी सीट्स एट्स कॉर्नर। ठीक है, बी यहाँ पर भी आ सकता है आपका, यहाँ पर भी। अभी हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा, हो सकता है दो पॉसिबिलिटी आ रही हैं, पर जब भी ऐसे दो पॉसिबिलिटी आए थोड़ा पज़ल को एक्स्ट्रा पढ़ लें। इससे आपको आगे हिंट मिल जाता है कि पज़ल में क्या बोला गया है। पॉसिबिलिटी हो जाती है कई बार अगली लाइन से ही कट जाती है। नेक्स्ट बढ़े हम। जैसे ये लिखा है यहाँ पे ग्रीन लाइन, ग्रीन से मैंने हाईलाइट करा है, नो वन सीट्स राइट टू बी। इसका मतलब क्या है? अब हम इन दोनों पॉइंट को कंबाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कहता है बी सीट्स है कॉर्नर पे, और दूसरे पॉइंट में नो वन, इसका मतलब नो वन सीट्स राइट टू बी, बी के राइट में कोई भी नहीं है। जैसे कि आपको पता है 9 मेंबर आए और ये सारे के सारे आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं। मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बताया था, जब पर्सन्स आपके नॉर्थ में फेस कर रहे हो तो आपका लेफ्ट हैंड ये वाला होता है, यानी कि पहला मेंबर लेफ्ट हैंड ये हो गया, और जो एंड वाला होता है वो आपका राइट हैंड होता है। तो इसमें लिखा था बी सिट्स कॉर्नर और नो वन सिट्स राइट टू बी। अगर यदि बी को आपने यहाँ बिठा दिया तो बी के राइट में तो इतने सारे मेंबर आ गए, राइट हैंड के लिए तो आप राइट साइड में जाओगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर बी कभी नहीं आएगा। और जब आप या बी यहाँ बिठाओगे तो लिखा था ना बी सिट्स इन द कॉर्नर नो वन सिट्स राइट टू बी। अब आप देखोगे बी के राइट में तो कोई भी नहीं है, तो इस तरीके से हमारी कंडीशन बन गई। तो अगले स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, मैंने इन दोनों कंडीशन को, इन दो पॉइंट्स को मिला के ये कंडीशन ये इम्प्लीमेंट कर दी
बी सिट्स एट कॉर्नर, रो नो वन सिट्स राइट टू बी। तो ये पॉइंट हमारा बन गया। अगले पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ये देखिए मैंने येलो से हाईलाइट करा हुआ है, डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी लाइन थी, पर देखा आपने यहाँ पर मैंने इस पूरी लाइन को हाईलाइट नहीं करा। इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। कभी भी ऐसे पॉइंट आए, जैसे यहाँ लिखा था डी सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, आप इतने पे ध्यान दें। सबसे पहले आपको बी मिला हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और लिखा है डी थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, ठीक है, तो आप तुरंत इसको इम्प्लीमेंट कर दें। तो इसके थर्ड लेफ्ट कैसे काउंट करेगा, वन लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड के लिए इधर जाना पड़ता है, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपका डी। आगे पढ़ा एंड, मैंने आपको बताया एंड रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को। इसमें दो पर्सन है, डी और बी, तो फर्स्ट पर्सन आपका डी है, तो डी एंड मतलब डी के बारे में बोल रहा है। एंड इमीडिएट राइट ऑफ ए, यानी कि डी इमीडिएट राइट है ए के, तो डी के बारे में बात कर रहा है, तो ए आपको यहीं प्लेस करना पड़ेगा, तभी इसका इमीडिएट राइट यहाँ पर होगा। अगर आप गलती से यहाँ कर देते हैं तो वो इमीडिएट लेफ्ट होता है। ये आपको छोटे छोटे पॉइंटों का ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अगली स्लाइड में जाओगे आप, देखिए मैंने यहाँ पर करा स्लाइड में, ये डी आपका यहाँ पर मैंने प्लेस करा, ये देखिए डी थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, वन लेफ्ट सेकंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट, ठीक है। फिर आगे बढ़े, फिर मैंने देखिए ग्रीन से हाईलाइट करा दूसरे पॉइंट को, एंड इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी कि डी के बारे में बोल रहा था। ये देखिए अगली स्लाइड में, एंड इमीडिएट राइट ऑफ डी, यानी कि डी इमीडिएट राइट है ए के, तो ए यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या लिखा है ये देखिए, ये येलो से हाईलाइट करा हुआ है, नंबर ऑफ पर्सन्स राइट टू डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन्स लेफ्ट ऑफ ई। इसका मतलब ये है, सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं, बोलता है नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ डी, आपने डी बनाया, डी के राइट में जो भी होंगे, राइट इधर ही की तरफ जाता है, इज इक्वल टू लिखा है ना, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ ई, ई के जितने लेफ्ट में है। आप देखो ई और डी कहीं है, हाँ डी दे रखा है, तो आप देखोगे डी के राइट में कितने हैं, 1 2 3, तो ई के लेफ्ट में भी कितने होने चाहिए, 3, क्योंकि इक्वल है ना नंबर पर्सन, 1 2 3, तो ई आपका यहाँ आ जाएगा। अगली स्लाइड में चलते हैं, ये देखिए ई मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया, डी आपका ऑलरेडी दिया हुआ था 1 2 3 राइट, और 1 2 3 इसके राइट में 3 पर्सन है, तो इसके ई के लेफ्ट में भी 3 पर्सन्स होने चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ये देखिए यहाँ ग्रीन से हाईलाइट करा है, एच इज़ नेक्स्ट टू डी, और हु इज़ फोर्थ राइट ऑफ आई, ये भी एक पॉइंट दे रखा है जिसमें हु एंड का प्रयोग होता है, तो मैंने इसको ब्रेक करा है। सबसे पहले मैंने यहाँ तक पढ़ा एच इज़ नेक्स्ट टू डी, नेक्स्ट टू डी का मतलब होता है जैसे कि एच नेक्स्ट टू डी है, तो एच आपका कहीं पे भी आ सकता है, इसको हम इमीडिएट नेबर जैसा ही काउंट करते हैं नेक्स्ट को। तो माना डी मेरा यहाँ पर है, तो एच यहाँ पर भी, पर डी मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, तो यहाँ तो आपका एच आ नहीं सकता, ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो एक ही है आपका लिए प्लेस, आपका एच यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैंने एच को प्लेस कर दिया, क्योंकि ए ऑलरेडी बैठा हुआ था। आगे हम चलते हैं, क्या देखिए ये मैंने येलो से हाईलाइट करा है, इसी पॉइंट को आगे बोलता है हु इज़ फोर्थ राइट ऑफ आई। अब ये किसकी बात कर रहा है, हु रिप्रेजेंट करता है आपका सेकंड पर्सन को। मैंने आपको बताया है प्रीवियस क्लासेस में, जैसे हमारा यहाँ पर एंड आया था, एंड फर्स्ट को करता है, इसी तरीके से हु मतलब इसके बारे में बात हो रही है, डी के बारे में, यानी कि डी फोर्थ राइट है आई के, तो डी हमारा है फोर्थ राइट है, तो इधर की तरफ होगा, तो यानी कि 1 2 3 4 आई, आई यहाँ आ जाएगा। जब आई यहाँ आएगा आप देख सकते हो 1 राइट सेकंड राइट थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर आप मैंने आई को प्लेस कर दिया। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है ये देखिए, लास्ट पॉइंट है सी सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, इसका मतलब है सी सेकंड लेफ्ट है एफ के। आपने यहाँ पे सी लिखा 1 2 एफ, यानी कि फर्स्ट लेफ्ट एफ से और सेकंड लेफ्ट, तो ये कंडीशन बन गई, सी सेकंड लेफ्ट है एफ के। अब आप देखो स्पेस कहाँ पर है, एक यहाँ पर स्पेस है, अगर यहाँ पर आप एफ या सी रखोगे, यहाँ पे एफ रखा तो 1 2 सी आ नहीं पाएगा, क्योंकि डी बैठा है। और इसी तरीके से आपने अगर यहाँ पर सी रख दिया, तो आगे की तरफ जाओगे तो आपके मेंबर कम पड़ जाएंगे, तो आपके ये 2 पॉइंट बचे हुए हैं, 2 स्पेस हैं यहाँ, तो सी आपको यहाँ रखना पड़ेगा, एफ यहाँ, तो तभी इसके सेकंड राइट में होगा, सेकंड लेफ्ट में होगा 1 लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, ये कंडीशन बन जाएगी। आगे चलते हैं, ये देखिए
जैसे मैंने बताया प्रीवियस स्लाइड पे, सी सेकंड लेफ्ट है एफ के, तो एफ यहाँ आ गया, वन लेफ्ट और सेकंड लेफ्ट, ये सी आ गया। अब हमारी ये पजल कंप्लीट हो गई, एक मेंबर बचा है, उस मेंबर को आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। आप नाम देख लेना, देखिए मैंने यहाँ पर अगली स्लाइड में जो मेंबर बचा था जी यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो इस तरीके से ये पजल होती है और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहता है, क्या पूछ रहा है ये। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, जैसे ही इसने पूछा ए के इमीडिएट राइट में कौन है, सबसे पहले आप ए ढूंढो, ए ढूंढा हमने, ये रहा, ठीक है। अब इसके इमीडिएट राइट में बोल रहा है, इमीडिएट राइट में मैंने बताया था इधर जाएंगे, क्योंकि ये सारे मेंबर नॉर्थ फेस कर रहे हैं, राइट हैंड ये होता है, लेफ्ट हैंड ये होता है, तो इमीडिएट राइट मतलब कि इसके एकदम राइट वाला, ये डी आ गया, तो आप आंसर होगा डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है, हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ ई, थर्ड राइट ऑफ ई कौन है, ई हमने सबसे पहले ढूंढा, ठीक है। राइट के लिए अभी मैंने बताया राइट हैंड पे राइट की तरफ जाना पड़ेगा, तो फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और थर्ड राइट, तो एच है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मैनी पर्सन सिट लेफ्ट टू डी, कितने पर्सन है डी के लेफ्ट में बैठे हैं, तो सबसे पहले आप डी ढूंढो, ये डी मैंने ढूंढा, मैंने बताया था राइट हैंड के लिए इधर जाना है और लेफ्ट हैंड के लिए इधर जाना है, लेफ्ट में काउंट करोगे, तो यहाँ पे पूछा हाउ मैनी पर्सन सिट लेफ्ट टू डी, आप तो डी के लेफ्ट में काउंट करो, तो 1 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मेंबर बैठे हैं लेफ्ट के, तो ये आंसर नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, हु सिट्स मिड ऑफ रो, मतलब कि मिडल ऑफ रो में कौन बैठा है, ये क्वेश्चन तभी पूछा जाएगा जब आपकी ओड नंबर ऑफ रो होंगी, मतलब मेंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको पता होगा कि मिड वाले निकालने के लिए, जैसे 9 है तो 9 लिखा हमने, उसमें एक ऐड कर दो और डिवाइड बाई 2 से कर दो, तो पाँचवा आ जाता है, तो यानी मेंबर पाँचवा है, वो मिड में बैठा है, चाहे आप यहाँ से काउंट कर लो, क्या कहते हैं, राइट की तरफ चले जाओ या लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से काउंट करो या राइट हैंड से, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 तो ए आ जाएगा, यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 तब भी ए आएगा, तो आंसर आपका ए आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट बी, बी के बारे में कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, पहले लिखा है थर्ड ऑफ एच, यानी कि थर्ड ऑफ एच बी है, तो आपका थर्ड ऑफ जाओगे तो किस तरीके से, तो सेकंड ही है, ये नहीं हो पाएगा, ये गलत हो गया। लिखा है सिट्स ऑन लेफ्ट कॉर्नर, यानी कि भी लेफ्ट कॉर्नर पे बैठा है, आप देख रहे कॉर्नर पे तो है पर ये लेफ्ट कॉर्नर नहीं है, ये राइट कॉर्नर है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जल्दी जल्दी में कई बार गलत हो जाता है। बताया था मैंने आपको, ये सारे के सारे आपके नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो लेफ्ट कॉर्नर ये होता है राइट, तो राइट कॉर्नर पे लेफ्ट पे नहीं है। अब आगे लिखा सिट्स ऑन राइट कॉर्नर, हाँ ये हो है हमारा, ये आपका राइट कॉर्नर पे है, ठीक है। आगे हम चेक करेंगे क्योंकि नॉन ऑफ द अबोव भी दिया है, क्या पता आगे वाला आपका सही हो। क्या लिखा है, नेक्स्ट टू सी, सी ये रहा, बी ये रहा, कोई लेना देना नहीं, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, सी नेक्स्ट टू सी, और नॉन ऑफ द अबोव आएगा नहीं क्योंकि हमारा सी वाला सही था। तो इस तरीके से ये हमने आज की पज़ल करी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये पज़ल आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इनकी इस वीडियो की नीड है। बाकी हम एक नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको एक नई पज़ल के साथ। आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त।